नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मानसून महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल में वन संसाधन की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें वन संसाधन की, तो वन संसाधन एक प्रमुख स्थलीय प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक वनस्पति समूह का महत्वपूर्ण घटक है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाले पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि को शामिल किया जाता है। ये पादप समुदाय विभिन्न आकार, स्वरूप तथा ऊंचाई वाले होते हैं। वन संसाधन में हम कुछ शब्दों को भी देखते हैं, जैसे वनस्पति जात। तो वनस्पति जात से अभिप्राय किसी भौगोलिक प्रदेश में किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़ पौधे तथा झाड़ियां वनस्पति जात कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें वनस्पति। तो वनस्पति से अभिप्राय पेड़ पौधे की जाति विशेष जैसे वृक्ष, छोटे पौधे, झाड़ियाँ, घास, लाइकेन आदि का जो विशिष्ट समूह पाया जाता है उसे वनस्पति कहते हैं। वन तो भौगोलिक परिवेश में वृक्षों एवं झाड़ियों से आवर्त बड़े भूभाग को वन कहा जाता है। तो वन संसाधन के अंतर्गत वनस्पति जात, वनस्पति, वन आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे देखें तो प्राकृतिक वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप। प्राकृतिक वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप देखें तो वनस्पति विकास पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक लक्षणों पर निर्भर करता है, जिसमें धरातलीय उच्चावच, जलवायु की प्रमुख भूमिका है, जिसके आधार पर वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। संरचना एवं स्वरूप के आधार पर हम वनस्पति को निम्न रूपों में देखते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले वृक्ष को परिभाषित करें तो वृक्ष एक काष्ठ युक्त तथा दीर्घ आयु वाले पौधे होते हैं, जिनके ऊपरी भाग में पत्तियों की अधिकता देखने को मिलती है। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है वृक्ष की आकृति, तो ये काष्ठ युक्त होते हैं, इनका तना मोटा होता है, इनके ऊपरी भाग में पत्तियों की सघनता देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए झाड़ी, तो ये भी काष्ठ वाले लंबी आयु के पौधे होते हैं। इनका तना भूसतह के पास ही विभक्त हो जाता है, ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती हैं। इनका तना जो होता है वो धरातल से कुछ ऊंचाई पर ही धरातल के चारों ओर विभक्त हो जाता है। धरातल के पास से ही पत्तियों की सघनता बढ़ जाती है, तो उनको हम झाड़ी कहते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। महालताएं देखें तो महालताएं जो होती हैं वे किसी वृक्ष या झाड़ी के सहारे विकसित होती हैं। इनका तना काष्ठ युक्त होता है, पतला टेढ़ा मेढ़ा होता है। विषुवत रेखीय सदाबहार वन क्षेत्रों में इनकी सघनता अधिक देखने को मिलती है। लताएं ये भी महालताओं के समान ही होती हैं, दूसरे पौधों पर विकसित होती हैं, लेकिन कई बार स्वतंत्र रूप से भी धरातल पर विकसित हो जाती है। तो ये हमने कुछ वनस्पति के रूप देखे, जिसमें वृक्ष, झाड़ियाँ, महालताएं, लताएं, घास, लाइकेन आदि वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों, तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है उच्चावच। उच्चावच की बात की जाए तो उच्चावच से तात्पर्य होता है स्थलाकृति से। विश्व के धरातल की संरचना देखें तो विश्व के धरातल की संरचना में
कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान स्थित है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र स्थित है। तो ऐसी संरचना भी वनस्पति को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में वनस्पति की सघनता देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्षेत्र मानव की पहुंच से दूर होते हैं, जिसके कारण मानव की क्रियाएं यहाँ संभव नहीं हो पाती हैं। जबकि इसके विपरीत समतल धरातलीय क्षेत्र की बात की जाए तो समतल धरातलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे वनस्पति की कमी देखने को मिलती है, जिसका प्रमुख कारण मानव की क्रियाएं हैं। मानव समतल मैदानी क्षेत्र में आवास बनाता है, परिवहन का विकास करता है, औद्योगिक विकास करता है, कृषि कार्य करता है, पशुपालन करता है। इन सभी कार्यों के लिए मानव समतल मैदानी क्षेत्र में वनों को काट देता है, जिसके कारण वहाँ पर वन कम देखने को मिलते हैं। जबकि इसके विपरीत पर्वतीय पठारी भागों में वन अधिक देखने को मिलते हैं। दूसरा है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी की बात की जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो वनस्पति को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा के पास वनों की सघनता अधिक देखने को मिलती है, जिसका महत्वपूर्ण कारक उस क्षेत्र में तापमान एवं वर्षा की अधिकता है। जबकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे प्राकृतिक वनस्पति में की सघनता कम होती चली जाती है। तीसरा देखें तापमान, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है वनस्पति के विकास में। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जल और तापमान की अधिकता के कारण सघन रूप से वनों की सघनता देखने को मिलती है। वृक्षों की ऊंचाई भी काफी अधिक होती है। जबकि इसके विपरीत भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं, दूरी बढ़ती चली जाती है, तो तापमान में कमी आती है, वर्षा में कमी आती है, वनों की सघनता कम होती चली जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। प्राकृतिक वनस्पति की जो संरचना है उस पर समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं त्यों त्यों तापमान में कमी आती जाती है, और तापमान में कमी के कारण जैव विविधता में भी कमी आती है, जिसके कारण समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वनों की ऊंचाई भी कम होती चली जाती है। वनों की जो संरचना है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। समुद्र तल के समीप सघन वन पाए जाते हैं, वनों की लंबाई भी ऊंचाई भी अधिक होती है। जबकि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो पेड़ पौधों की ऊंचाई लंबाई कम होती चली जाती है। अगला देखें सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में देखें तो जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी एवं अधिक समय तक पड़ती हैं उस स्थान पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, वृक्षों की आयु भी अधिक पाई जाती है। पेड़ों में सूर्य की किरणों को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। इसके अलावा देखें तो वर्षा, ये भी महत्वपूर्ण कारक है जो वनों को प्रभावित करता है। वर्षा में सामान्य रूप से देखें तो जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ वृक्ष भी अधिक पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर वृक्ष कम पाए जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो भूमध्य रेखा के समीप वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ पर वनों की सघनता भी अधिक होती है। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो वनों की सघनता भी कम देखने को मिलती है। कांटेदार वन पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से वर्षा भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तापमान, तापमान की बात की जाए तो तापमान में भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जल और तापमान की अधिकता के कारण वन अधिक पाए जाते हैं। वृक्ष काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
भूमिगत जल की गहराई, भूमिगत जल की गहराई को देखें तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जिस स्थान पर भूमिगत जल की गहराई कम होती है वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जहां पर गहराई अधिक पाई जाती है वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा भी कम पाई जाती है। उदाहरण, पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा यमुना नदियां निकलती हैं और कहीं पर ये जमीन के नीचे चली जाती हैं जहां पर अधिक वृक्ष देखने को मिलते हैं। मृदा, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टी से भी वृक्ष प्रभावित होते हैं। जहां पर उच्च कोटि की मृदा पाई जाती है वहां पर उतने ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की मिट्टियों में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, लैटेराइट मिट्टी में सदाबहार वन अधिक पाए जाते हैं। लाल दोमट मिट्टी में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में मरुस्थलीय वन देखने को मिलते हैं। लाल दोमट मिट्टी में पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विशेष प्रकार की मिट्टियों में विशेष प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। मानवीय बसाव, मानवीय बसाव में देखें तो मानव बसाव का भी वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटकर उसकी जगह कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, परिवहन का विकास कर दिया, आवास बनाना शुरू कर दिया है। इन सब कार्यों से वनस्पति को मानव ने काटना प्रारंभ कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला देखें उच्चावच, भूमध्य रेखा से दूरी, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, भूमिगत जल की गहराई, मृदा और मानवीय बसाव। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट देखें प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण में देखें तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका में कांगो बेसिन, इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो द्वीपों में, मलेशिया आदि देशों में इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक रूप से, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। वनों के अत्यधिक सघन होने के कारण सूर्य की किरणें धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबर, सीबा आदि प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। दूसरे वन देखें मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वनों में इन वनों का विस्तार 12 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राजील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन आदि देशों में देखने को मिलता है, आदि देशों में फैला है। इस क्षेत्र में होने वाली जो वर्षा है वो 90% मानसूनी पवनों के द्वारा होती है या मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वार्षिक औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है।
वृक्षों की ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक देखने को मिलती है। मानसूनी क्षेत्र में मुख्य रूप से सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, हल्दू, पलास आदि प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। यानी मानसूनी क्षेत्रों में इन वनों की सघनता पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सवाना वन। इन वनों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सवाना शब्द की उत्पत्ति जवाना शब्द से मानी जाती है, जो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ घास का मैदान से है। आपसे कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि सवाना शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये स्पेनिश भाषा के जवाना शब्द से लिया गया है। यहाँ वार्षिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात की जाए तो यहाँ औसत वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर होती है। सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु ऐसी है कि यहाँ केवल घास ही उगती है, पेड़ों का विकास नगण्य होता है। सवाना वनस्पति क्षेत्र का विकास अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। घास की लंबाई देखें तो घास की लंबाई 3 मीटर तक देखने को मिलती है। 3 मीटर तक देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय वन। इन वनों का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित देशों में पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव से वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ वार्षिक तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा वार्षिक औसत लगभग 40 से 65 सेंटीमीटर के मध्य देखने को मिलती है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन, पर्णपाती वन और खट्टे रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति को श्रीलंका में पटाना, दक्षिण अफ्रीका में मछिया, चिली में मेटोरल, ऑस्ट्रेलिया में मुल्गा गुलम कहा जाता है। पांचवा देखें तो मरुस्थलीय वन। इन वनों का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में फैला है। अफ्रीका के कालाहारी और सहारा मरुस्थल, एशिया के थार का मरुस्थल, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का सोनोरान, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा, पेरू के मरुस्थल आदि क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल में 12 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस
क्षेत्र में मुख्य रूप से कांटेदार वन, नागफनी, यूकेलिप्टस, सैक्सोल, अकेसिया, क्रीपोस्ट आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, पर्वतीय वनों की बात की जाए तो पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में सदाबहार वनों से लेकर शुष्क एवं अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित पर्वत हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि में 600 मीटर की ऊंचाई तक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। 600 मीटर से ऊपर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, 3000 मीटर की ऊंचाई तक चीड़, देवदार, फर, डगलस आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा टैगा वनों का विकास देखने को मिलता है। टुंड्रा वनस्पति, ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां लंबी शीत ऋतु के कारण शैवाल, नरकुल, काई आदि किस्म की छोटी घास पाई जाती है। टुंड्रा का संपूर्ण भाग वर्ष भर आच्छादित रहता है, हिम से ढका हुआ रहता है, तापमान सदैव हिमांक से नीचे रहता है। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से कम, जो मुख्य रूप से हिमवृष्टि के रूप में होती है। प्रादेशिक आधार पर टुंड्रा वनस्पति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आर्कटिक टुंड्रा वन और अल्पाइन टुंड्रा वन। नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इन वनों का विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में वन एवं घास दोनों ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग, जापान आदि क्षेत्रों में फैले हैं। ग्रीष्म काल में औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल में 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 70 से 150 सेंटीमीटर। इन वनों में ओक, बीच, पाइन, वासवुड, चेस्टनट, मैपुल, हिकोरी आदि प्रकार के वृक्षों की प्रधानता रहती है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। इन वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। टैगा वनों को बोरियल वन भी कहते हैं। इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका के कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, यूरेशिया में साइबेरिया, यूरोप के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इन वनों की पत्तियां नुकीली होती हैं। इन वनों में पाइन, फर, स्प्रूस आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। शीतोष्ण घास क्षेत्रों का विकास 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में है। यहाँ ग्रीष्म काल में औसत तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल में 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा का औसत 25 से 75 सेंटीमीटर तक रहता है। यहाँ निम्न घास के मैदान हैं: प्रेरीज, स्टेपीज, पंपाज, वेल्ड्स, डाउन्स, कैंटबेरी आदि प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की वन संसाधन की विश्व के संदर्भ में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके आने वाले एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के हैं उनमें आ सकता है। तो एक सामान्य रूप से देखें तो आज हमने जो बात की है
वन संसाधन के संदर्भ में तो सबसे पहले तो हमने प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में देखा कि प्राकृतिक वनस्पति की क्या परिभाषा होगी। तो भौतिक दशाओं में स्वतः उत्पादित होने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि को शामिल किया जाता है। उसके बाद में हमने कुछ शब्द देखे, वनस्पति जात, वनस्पति, वन, फिर प्राकृतिक वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप को देखा, जिसमें वृक्ष, झाड़ियाँ, महालताएं, लताएं। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक देखे, उच्चावच है, भूमध्य रेखा से दूरी है, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, भूमिगत जल की गहराई, मृदा, मानव बसाव। फिर विश्व में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन, भूमध्य सागरीय वन, मरुस्थलीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इस प्रकार से हमने आज वन संसाधन का अध्ययन किया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसी प्रकार से लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आगे भी बानसूर महाविद्यालय परिवार इसी प्रकार से आपका सहयोग करता रहेगा। धन्यवाद।